Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my Asan tutorials. Today we will discuss about details of algorithm analysis. In last lecture, we discussed about pointers, pointer to pointer relation, and we discussed that pointer is a variable. उसके बाद फिर हमने पॉइंटर के कुछ रिलेशन जो है स्ट्रक्चर के साथ भी देखा कि कैसे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल जो है वो पॉइंटर को स्ट्रक्चर के अंदर हम पॉइंटर वेरिएबल को ले सकते हैं और कैसे स्ट्रक्चर के साथ और पॉइंटर के साथ आप प्रोग्रामिंग में फर्दर डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फिर कुछ हमने एग्जांपल्स देखी, उस एग्जांपल के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली डिटेल में एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन और एनालिसिस के ऊपर है और उसमें एक छोटी सी एग्जांपल जो है एल्गोरिथम क्रिएशन की भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं बेसिक्स एल्गोरिथम की डेफिनेशन की तरफ, जो पहले भी कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ये बेसिकली एल्गोरिथम जो है एक मेथड और तरीक़ेकार को कहते हैं। मैं पिछले भी काफ़ी सारे लेक्चर्स में ये बताता रहा था कि एल्गोरिथम को डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट में हम पहले डाटा स्ट्रक्चर की डिटेल्स और प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक्स की डिटेल्स हमने डिस्कस की। जो डाटा स्ट्रक्चर की बेसिक्स थी उसमें हमने डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स हमने पढ़ी, उसमें एरेज पढ़े और कुछ इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज, उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन अभी स्टार्ट की थी। और उसके बाद प्रोग्रामिंग की स्किल्स जो है रिव्यू करने के लिए हमने प्रोग्रामिंग के डिफरेंट टॉपिक्स, उसमें लूप्स हो गया, उसमें डिफरेंट जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट से रिलेटेड और फंक्शंस, और देन उसके बाद हमने एरेज, स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स, फंक्शंस और पॉइंटर्स का रिलेशन और स्ट्रक्चर का एरेज और पॉइंटर के साथ रिलेशन, प्लस में डिफरेंट यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वगैरह भी हमने उसमें डिस्कस किया। तो आई होप आपको प्रोग्रामिंग बेसिक्स जो है वो सारी सारी रिव्यू हो गई होंगी। तो अब हम चलते हैं कि एल्गोरिथम के एनालिसिस के लिए कि प्रॉपर जो है एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या तरीकाकार है और एल्गोरिथम के बेस्ट होने में क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से चेक किया जाता है कि एल्गोरिथम बेस्ट है, उसका एनालिसिस करने का रिटर्न जिसे कहते हैं कागजी कार्रवाई कैसे है, कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एल्गोरिथम बेस्ट है और कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट नहीं है और उसके बेस्ट होने की क्या-क्या निशानियाँ हैं, क्या-क्या तरीकाकार है, ये सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगेन बेसिक डेफिनेशन में कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, सॉल्व अ टास्क। और बेसिकली एल्गोरिथम क्या करता है, डिफाइंस करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन सर्टेन ऑर्डर। तो मकसद हमारा क्या होता है, टू गेट डिजायर्ड आउटपुट। एल्गोरिथम आर जनरली क्रिएटेड इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग लैंग्वेजेस। ये बात आप हमेशा ज़हन में बिठा लें कि जब भी हम एल्गोरिदम लिखेंगे, एल्गोरिदम में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई सिंबल या इंस्ट्रक्शंस उसको मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब एल्गोरिदम लिखना होता है तो वो टेक्निकल राइटिंग में हमने बेसिकली एक सॉल्यूशन लिखना होता है। जब टेक्निकल राइटिंग में सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो जस्ट रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट में, टेक्निकल राइटिंग में और रिक्वायरमेंट्स राइटिंग में जो हमें ज़रूरत है प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीक़ेकार के ऊपर हमने राइटिंग लिखनी होती है, कुछ रिटन फॉर्मेट में सॉल्यूशन बनाना होता है। और वो रिटन फॉर्मेट आपका प्रोग्रामिंग फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। वो रिटन फॉर्मेट जैसा आपका इंग्लिश से मिलता-जुलता कुछ स्टेप्स में हमने उसका सॉल्यूशन लिखना होता है। तो उस सॉल्यूशन को लिखते हुए हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंबल नहीं यूज़ करना। समटाइम हमारी अगर प्रैक्टिस हुई पड़ी हो सी प्लस प्लस लैंग्वेज को हम बार-बार यूज़ करते हैं, तो एल्गोरिदम लिखते हुए भी हम कुछ प्रोग्रामिंग के जैसे हैश इंक्लूड और एटसेट्रा इस तरह की बातें हम लिख बैठते हैं।
जबकि एल्गोरिदम लिखते हुए हमने जस्ट पहले स्टेप में स्टार्ट लिखना है, ना कि हैश इंक्लूड लिखना है। तो स्टार्ट जो है वो अगर कोई प्रोग्रामर जो है अगर विजुअल बेसिक लैंग्वेज का एक्सपर्ट है, कोई पाइथन का एक्सपर्ट है, कोई जावा का एक्सपर्ट है, तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर देगा, उसका सॉल्यूशन मीन प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देगा। An algorithm can be implemented in more than one programming language. तो जब आप एक जनरल सॉल्यूशन आप बना लेंगे, जनरल प्रोसीजर जब आप बना लेंगे और उसके स्टेप्स प्रॉपर होंगे और सीक्वेंस में होंगे, तो उसके बाद कोई भी प्रोग्रामर अपनी लैंग्वेज, अपनी पसंद की लैंग्वेज में उसको जो है सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर लेगा। और उसके अलावा सम टाइम क्या होता है कि प्रोग्रामर्स ने सॉल्यूशन इस तरीके से बनाना होता है कि 2-3 अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिज़ाइन किया जाता है और जब किसी एक लैंग्वेज में उसका सॉल्यूशन बेस्ट डिज़ाइन हो जाए और स्पेस कम हो, एग्ज़ीक्यूशन टाइम भी कम हो, तो वो सॉल्यूशन बेस्ट जो है समझा जाता है। तो एक ही प्रॉब्लम होता है डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में सम टाइम जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, कोड किया जाता है और जो बेस्ट कोड होता है उसको जो है फाइनल बेस्ट जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब एल्गोरिदम बेसिकली हमारी मेन एक्टिविटीज़ कौन-सी हैं जिसके लिए हमें एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है? ये कोई रॉकेट साइंस या डिफरेंट टॉपिक नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर यूज़ करने में जो रोज़मर्रा हम कंप्यूटर में एक्टिविटीज़ देखते हैं या सॉफ्टवेयर्स परफॉर्मेंस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद जो सॉफ्टवेयर में जो-जो काम करने होते हैं, वो उन काम और उन प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एल्गोरिदम डिज़ाइन करने पड़ते हैं, तरीक़ाकार बैकएंड पे सोचने पड़ते हैं, प्रोग्राम या कोड लिखने से पहले। फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गोरिदम हमें कौन-कौन से रिक्वायर हैं इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे और काफ़ी सारे एल्गोरिदम हैं, जैसे कि राउटर्स के अंदर एल्गोरिदम होते हैं, मुख्तलिफ गेम्स के अंदर एल्गोरिदम होते हैं और डिफरेंट जो हमारे पास अ, इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स के अंदर भी एल्गोरिदम होते हैं और काफ़ी सारे जो है सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके बैकएंड पे लॉजिक इम्प्लीमेंट हुआ पड़े होते हैं। उन लॉजिक से हम वैसे अक्सर जो है जो नॉर्मल रूटीन में बात करते हैं कि यार इसका बैकएंड का लॉजिक क्या है? किसी भी टॉपिक पे या किसी भी टेक्निकल चीज़ को देखते हैं, किसी वेबसाइट को देखते हैं, कोई फेसबुक को देखते हैं, गूगल को देखते हैं और यूट्यूब को देखते हैं, तो जब भी आप कोई कीवर्ड लिखते हैं, सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद बैकएंड पे वो कीवर्ड्स आपके कुकीज़ में स्टोर हो रहे होते हैं सम टाइम या फिर जब भी आप कोई सपोज़ के एक सॉन्ग आप यूट्यूब पे चलाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं, तो उस सॉन्ग से रिलेटेड सॉन्ग या वो वाला सॉन्ग आपके पास टॉप टॉप पे शो हो रहा होता है। तो उस दौरान हम कहते हैं कि यार इसके बैकएंड पे क्या लॉजिक है? या इसके बैकएंड पे कोई ना कोई इन्होंने लॉजिक इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो है ना एक जो लाइकिंग है, जिस चीज़ को हम लाइक कर रहे हैं, उससे मिलती-जुलती चीज़ें जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो वो भी बेसिकली बैकएंड पे कोई ना कोई लॉजिक जिसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेड होता है, वो एक एल्गोरिदम के प्लान के तहत एक प्रॉपर एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसको कोडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया होता है। तो वो जो बैकएंड पे हम कहते हैं ना कि लॉजिक क्या लगा हुआ है, उस लॉजिक को भी एल्गोरिदम कहते हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो मेन है। कुछ एल्गोरिदम हम जो मेन है उसको बार-बार यूज़ करेंगे। उन एल्गोरिदम में हमारे पास सबसे पहले जो है एक सर्च एल्गोरिदम है जो कि हमारे पास आइटम सर्च करने में डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, एरेज़ के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर, स्टैक्स, क्यूज़ के अंदर डाटा सर्च करना हो तो सर्चिंग के लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। सर्चिंग के डिफरेंट एल्गोरिदम भी हैं। तो उस सर्चिंग के एल्गोरिदम्स पे हम बात करेंगे, फिर सॉर्टिंग से रिलेटेड के डाटे को आइटम्स को तरतीब देने के लिए हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एल्गोरिदम डिस्कस किया जाएगा कि एक सर्टेन ऑर्डर में असेंडिंग, डिसेंडिंग है या फिर किसी और फॉर्मेट में हमने सॉर्टिंग करनी हो, तरतीब देनी हो आइटम्स को, नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स को। तो ओवरऑल कंप्यूटर में हमारे पास यही
चीज़ें ही होती हैं, या नंबर्स होते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो हमने इन इन 2 चीज़ों को ही तरतीब देना होता है। तो जब इन 2 चीज़ों को तरतीब देना है तो उसके लिए सर्टेन ऑर्डर होता है सॉर्टिंग का, वो हम एल्गोरिदम सीखेंगे। देन इंसर्शन होती है कि कोई नया एलिमेंट हमने इंसर्ट करना हो, ऐड करना हो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कंप्लीट एरे में उसको, या फिर कंप्लीट जो डाटा स्ट्रक्चर को, या आप लिंक लिस्ट ले रहे हैं या फिर स्टैक क्यू ले रहे हैं। तो उसमें जब कोई नया एलिमेंट हमने ऐड करना है तो वो किस लोकेशन पे करना है? आया कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐड करना है, आया कि कोई एंडिंग पॉइंट पे ऐड करना है, या दरमियान में कोई उसकी जो है इंसर्शन करनी है। तो डिफरेंट जो लोकेशंस पे एलिमेंट की एडिशन जो इंसर्शन है उसके ऊपर एल्गोरिदम्स हैं ढेर सारे, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर अपडेट से रिलेटेड एल्गोरिदम को हम डिस्कस करेंगे। और देन हमें डिलीट से रिलेटेड भी एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास अवेलेबल डाटा में से कोई आइटम को अगर डिलीट करना हो तो उस डिलीट करने का प्रोसीजर क्या होगा, क्या तरीकाकार होगा। कहीं डिलीट करते हुए हम एंडिंग की बजाय स्टार्टिंग अगर डिलीट कर बैठे हैं, सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 1000, और 1000 में से अगर हमने लास्ट में से ज़ीरो जो है डिलीट करना, उसको करने की बजाय हम पहला पहला एलिमेंट 1 को डिलीट कर बैठे, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट जो है उस वो तो नल हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये एक अक्सर ही चीज़ें हैं कि डिलीशन के लिए भी प्रॉपर एक प्रोसीजर होना चाहिए, और उस प्रोसीजर में सबसे बेस्ट प्रोसीजर कौन-सा होगा, इन सारे प्रोसीजर्स के लिए सबसे बेस्ट प्रोसीजर कौन-सा होगा, इस बेस्ट फाइंड करने के ऊपर हमारी कंप्लीट डिस्कशन है। तो उसके बेस्ट होने के लिए उसकी क्या-क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उसके बेस्ट होने के लिए क्या करैक्टर्स हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। नॉट ऑल प्रोसीजर्स कैन बी कॉल्ड एन एल्गोरिदम। तो सारे के सारे प्रोसीजर, कोई हम समटाइम हम अपने लिहाज से किसी सीक्वेंस को लिख लेते हैं, किसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को लिख लेते हैं, वो प्रोसीजर जो है हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड ना कर रहा हो, वो हमें बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड ना कर रहा हो, तो हम उस प्रोसीजर को कैसे एल्गोरिदम कह सकते हैं? एन एल्गोरिदम शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: अनएम्बिगुअस हो, ऐसे कोई डमी या ख्याली जो है या फिर अनक्लियर किस्म का आपका एल्गोरिदम नहीं होना चाहिए, जिसमें स्टेप्स को प्रॉपर डिफाइन ना किया हो। पहले दूसरे स्टेप में बस ऐसे एक दो कोई तुक्के मारे हों, फिर कहा हो चलो जी ये चेक कर लो, फिर वो चेक कर लो, फिर ये स्टेप चेक कर लो। जैसे लास्ट हमने अगर ट्यूटोरियल में अगर आपको याद हो कि गाड़ी स्टार्ट करने का, कार स्टार्ट करने का हमने एल्गोरिदम लिखा था। तो उसमें जो है आप पहला-पहला स्टेप लिखते हैं कि यार जाके चेक करना गाड़ी स्टार्ट तो नहीं है। अगर स्टार्ट हुई पड़ी है तो उसको पहले बंद करो, बंद करने के बाद फिर स्टार्ट कर लेना। या फिर देखना यार गाड़ी को थोड़ा धक्का लगा के चेक कर लेना, अगर नहीं तो फिर चाबी लगा लेना। तो ये इस तरीके से बेतुके तरीके से अगर आप प्रोसीजर लिखेंगे, जिसका कोई यानी कि सर पैर ना हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसका जो है वो एक प्रॉपर एल्गोरिदम नहीं है, अनक्लियर है। ये बिल्कुल सिंपल एग्ज़ाम्पल के फॉर्मेट में आपको समझा रहा था। तो algorithm should be a clear and unambiguous. Each of its steps faces जो आप उसके प्रोसीजर्स में एक-एक लाइन लिख रहे हैं, and their inputs outputs should be clear and must lead to only one meaning. तो एक लाइन अगर आप लिखते हैं, समटाइम क्या होता है डबल मीनिंग लाइन्स होती हैं। डबल मीनिंग जो है वर्डिंग्स होती हैं। तो आपने डबल मीनिंग लाइन्स नहीं लिखनी, डबल मीनिंग वर्डिंग नहीं लिखनी। ऐसा ना कि प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर बैठे, बाद में वो आपसे कहे जी आपने तो एल्गोरिथम में फलां लाइन लिखी थी, उस लाइन का मतलब तो ये बनता था। जबकि आप कहें नहीं जी ये नहीं, कुछ और मतलब बनता था। तो इस तरह के आपने डबल मीनिंग वर्डिंग भी नहीं लिखने। तो उसकी इनपुट्स के हवाले से कि प्रॉपर इनपुट होनी चाहिए, मीन के आपने वेरिएबल 1 या 2 यूज़ करने हैं, तो उसके प्रॉपर 1 या 2 वेरिएबल्स की इनपुट से रिलेटेड आप स्टेप्स लिखें। ऐसा ना कि आपने जस्ट एडिशन का टास्क परफॉर्म करना हो और आप पहले-पहले स्टेप में लिख दें कि प्लीज़ डिक्लेयर करें कम से कम ए, बी, सी, डी, ई, एफ कुछ 4-5 वेरिएबल डिक्लेयर कर दें। तो प्रोग्रामर पहले वेरिएबल्स 4-5 डिक्लेयर कर बैठेगा, बाद में उसको जब प्रोग्राम कंप्लीट कर सके अगले स्टेप में देखेगा कि ये जी सिर्फ एडिशन ए प्लस बी का स्टेप ही परफॉर्म हो रहा है, तो वो फिर
ज़्यादा स्पेस डिक्लेयर कर बैठेगा और आपका जो सॉफ्टवेयर बन जाएगा वो 2 वेरिएबल्स की स्पेस जितना सॉफ्टवेयर बनने के बजाय 5 वेरिएबल जितनी स्पेस में, इनके जो स्पेस हमारी बननी थी उस स्पेस की बजाय डबल या ट्रिपल स्पेस जो है वो ले रहा होगा, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो है वो बेस्ट नहीं होगा। उसकी रीज़न सिर्फ यही होगा कि हमने एल्गोरिथम बेस्ट नहीं डिज़ाइन किया था। आउटपुट भी प्रॉपर होनी चाहिए। समटाइम हम आउटपुट जो है सपोज के किसी सी वेरिएबल में स्टोर करते हैं और डिस्प्ले पे हम कोई डी या ई एफ कोई और वेरिएबल डिस्प्ले पे ले आते हैं। तो प्रॉपर आउटपुट होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी आउटपुट कैलकुलेट भी हो रही हो और प्रॉपर तरीके से उसकी जो डिज़ायर आउटपुट है वो डिस्प्ले पे भी आनी चाहिए, मैच भी करनी चाहिए। फाइनाइटनेस का क्या मतलब है जी? एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। आप एल्गोरिथम लिखें तो उसको 4 या 5 या 10 या जितना प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपने स्टेप्स पे उसको लिखा हो। ऐसा ना कि आपने एक कैलकुलेटर का एल्गोरिथम लिखना हो और उससे रिलेटेड आपको 10-15 पेजेस और स्टेप्स जो है लिख दें, जिसमें एक-एक जो है अ, स्टेप्स आप लिख बैठें कि जी सबसे पहले आप अपनी उँगली हिलाएँ, फिर हाथ को खोलें, फिर बटन को क्लिक करें, फिर अगले स्टेप पे जो है उस बटन को क्लिक करते ही जनाब पहला पहला जो है हैश लिखें, फिर अगले स्टेप पे जो है इंक्लूड लिखते हैं, फिर जो है कोडिंग स्टार्ट करें, उसके बाद थोड़ी देर के लिए सोचें, फिर जनाब पानी पिएँ, फिर जाके आप इंट मेन लिखें, फिर उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करें। तो ये एक जस्ट एक लाइट नोट में आपको शुगल-शुगल में बता रहा था कि आपको जो टू द पॉइंट 3-4 स्टेप्स में टास्क कंप्लीट हो रहा हो, उसको आप लंबी डिटेल में ना लेके जाएँ। तो फाइनाइटनेस का मतलब यही है कोई कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं होना चाहिए। जो स्टेप आपने परफ़ॉर्म करवाना है प्रोग्रामर से, वो स्टेप आप लिखें ताकि टू द पॉइंट कोडिंग हो। और टू द पॉइंट कोडिंग का मकसद क्या है? मकसद मैं आगे थोड़ा-सा नेक्स्ट पेजेज़ पे समझाऊँगा कि मेन ये मेरी जितनी भी बातें, इनका मेन टारगेट या प्रॉब्लम का मकसद इसका बैकएंड पे क्या है? वो मकसद सिर्फ़ यही है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसको हैंडल किया जाए। जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिथम की हैंडल कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने एल्गोरिथम बेस्ट डिज़ाइन कर लिया। फिज़िबिलिटी का मतलब ये है कि आप ऐसा एल्गोरिथम या ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेरेशन की बात ना कर बैठें, जो आपके पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना हो। सपोज़ कि आप इनिशियली कह देते हैं कि जी प्लीज़ डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ 30 बाइट्स। तो 30 बाइट्स से रिलेटेड कोई भी डाटा टाइप ही नहीं है और आप ऐसे जो है स्टेप लिख बैठे। तो इंडिपेंडेंट एल्गोरिथम का होने का मतलब ये है कि आप जब भी अपना एल्गोरिथम लिखें तो उसको इंडिपेंडेंट लिखें, वो किसी और प्रोसीजर या किसी और जो है एल्गोरिथम का मोहताज ना हो, उसको किसी और की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। An algorithm should have step-by-step direction which should be independent of any programming code. अब आते हैं कि जी एल्गोरिथम लिखना कैसे है, प्रॉपर तरीका क्या उसका है क्या? देयर आर नो वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग एल्गोरिथम। ये बात ज़हन में रखें हमेशा कि कोई इसका स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके प्रॉब्लम के ऊपर कि आपका प्रॉब्लम कैसे है, उसका सॉल्यूशन जो आपने लिखना है तो वो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपने स्टेप्स डिफाइन करने होते हैं। Rather, it is a problem and resource dependent. Algorithms are never written to support a particular programming code. ये जो मैं ये लंबी-लंबी डिस्कशन अभी पहले ही पेज पे कर रहा था, वो बेसिकली अगले 2-3 पेजेस के अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, उससे रिलेटेड कर रहा था, समराइज़ आपको डिस्कशन स्टार्ट में ही बता रहा था। तो एक-एक मेरी जो लाइन और एक-एक डिस्कशन है, वो सारी की सारी इस टॉपिक से रिलेटेड है। As we know that all programming languages share basic code constructs like loops, like flow control. तो उसके लिए आपने डू वाइल या इफ एल्स या उसको लिखने का प्रॉपर जो तरीका उसको नहीं लिखना, बल्कि आपने सिंपल उसके जो जर्नल नेम है
जनरल नेम में हम लूप कह देते हैं, उसको फ्लो कंट्रोल कह देते हैं, उसको हम सब रूटीन्स, सब प्रोग्राम्स कह देते हैं, मेथड्स, फंक्शंस कह देते हैं। लेकिन उसके अंदर की डिटेल जो अलग अलग टॉपिक के टाइटल्स हैं उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे एल्गोरिदम लिखते हुए। These common constructs can be used to write an algorithm. We write algorithm in a step-by-step manner, but it is not always the case. Algorithm writing is a process and is executed after the problem domain is well defined. अगर आपको प्रॉब्लम का पता हो फिर तो आप प्रॉपर स्टेप्स लिख लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम का सही तरीके आइडिया ना हो, फिर उस तरह के प्रॉब्लम जिसका प्रॉपर सॉल्यूशन का आइडिया ना हो या सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, सम टाइम जो है ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसके सॉल्यूशन के हवाले से आपको आइडिया भी नहीं होता कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, लेकिन हमें वो सॉल्यूशन तो बनाना होता है, वो प्रोग्राम या उसका कोड या सॉफ्टवेयर तो बनाना होता है, तो उसके लिए आप एल्गोरिथम भी नहीं लिख पा रहे होते। तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए एक आगे डिस्कशन है, प्रियोरी एनालिसिस है, पोस्टीरियर एनालिसिस है एल्गोरिथम के ऊपर, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें इस बात की आपको क्लियर समझ आ जाएगी। दैट्स वी शुड नो द प्रॉब्लम डोमेन फॉर विच वी आर डिजाइनिंग अ सॉल्यूशन। अब एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमने कोई दो नंबर ऐड करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में जो है डिक्लेयर थ्री इंटीजर करेंगे, ए बी एंड सी, डिफाइन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, देन ऐड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। स्टार्ट में देखें तीन वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, उससे पहले जस्ट स्टार्ट लिखा हुआ है, कोई हैश इंक्लूड नहीं लिखा हुआ, कोई किसी किस्म की लैंग्वेजेस के स्टार्टिंग वाली वर्डिंग को यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ। फिर उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात की हुई है, वो हर लैंग्वेज में आप डिक्लेयर करते होते हैं वेरिएबल। उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने के लिए, इनपुट कराने के लिए जो है वैल्यूज डिफाइन करते हैं, वो हर लैंग्वेज में होता है। फिर एडिशन जो है प्रोसीजर, वो एडिशन भी हर लैंग्वेज के अंदर आप करने का प्रोसीजर आपके पास अवेलेबल होता है। देन आप स्टोर करेंगे आउटपुट को, वो ऑब्वियसली फार्मूला डिफाइन हर लैंग्वेज में हो सकता है, मीन के ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, सॉरी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, क्योंकि ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है। और देन प्रिंट सी जो है, डिस्प्ले सी, प्रिंट सी आउटपुट जो है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिस्प्ले करने का ऑप्शन होता है। और एट द एंड स्टॉप लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ कोई रिटर्न जीरो, गेट सी एच या इस तरह की कोई कोडिंग नहीं है, क्योंकि हमारी हर लैंग्वेज में स्टॉप का से रिलेटेड कोई ना कोई कमांड कोड इंस्ट्रक्शन वो होती है। तो ये एक तरीका था, एक इनिशियल छोटी सी एग्जांपल के साथ हमने एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने का तरीका देखा। देन उसके बाद एक मेन पॉइंट पे आते हैं कि जी सपोज कि हमने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लिया, तो उस एल्गोरिथम को एनालिसिस चेक करना हो कि जी हमारे पास सपोज के एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम का सलूशन हमने डिज़ाइन कर लिया, फिर किसी दूसरे ने दूसरा सलूशन डिज़ाइन कर लिया, तीसरे ने तीसरा सलूशन डिज़ाइन कर लिया और चौथे ने चौथा सलूशन डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, उसमें सपोज जैसे वर्डिंग लिखी हुई कि वी डिज़ाइन एन एल्गोरिथम टू गेट अ सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। ए प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन मोर देन वन वेज। तो काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से ये चार सॉल्यूशन जो लिखे हुए हैं, ऐसे समझ लें जैसे चार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने उस प्रॉब्लम का, जो ऊपर अभी एडिशन वाला प्रॉब्लम दिया हुआ था, तो उसका सॉल्यूशन लिखा है। तो हर लैंग्वेज के जो टाइम कंज्यूमिंग है और हर लैंग्वेज के आउटपुट दिखाने में जो स्पेस यूज़ हो रही है मेमोरी की, और टाइम जो यूज़ हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आगे चलते हैं एल्गोरिथम के एनालिसिस के ऊपर, कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम कैन बी एनालाइज एट टू डिफरेंट स्टेज। कि एल्गोरिथम आपका अच्छा था कैसा था, उसको चेक करने के लिए दो तरीके कर रहे हैं। एक तो ये है कि आप उसको थ्योरेटिकली पहले से ही चेक कर लें, पहले से स्टेप्स को देख के बता दें कि जी ये सॉल्यूशन या ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, या अगर होगा तो ये कितना टाइम लेगा, कितना इफेक्टिव होगा, कितना कैसा होगा, ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसे
priori analysis में क्या होता है? This is a theoretical analysis of an algorithm. Efficiency of an algorithm is measured by assuming that all the factors, for example, processor speed, are constant and have no effect on the implementation. तो इस theoretical analysis को मीन theoretical जो steps को एनालाइज करते हुए आपने ये जहन में रखना है कि प्रोसेसर की स्पीड ठीक है, उसमें कोई बेसिक्स जो प्रोसेसर की गीगाहर्ट्ज़ एक्टिविटीज़ और ये वो उस पे डिस्कशन किए बगैर आपने उसके स्टेप्स को रीड करके एनालिसिस बताना होता है। फिर उसके बाद पोस्टीरियर एनालिसिस है। दिस इज एन एम्पिरिकल एनालिसिस। अब एम्पिरिकल क्या होता है? एम्पिरिकल को इधर ही हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। इसके सिनोनियम और भी काफ़ी सारे हैं, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल। बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है एनालिसिस करने की। क्या आप एल्गोरिथम को पहले इम्प्लीमेंट कर दें, इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर उसके बाद आप उसको राइट करें, उसके ऊपर डिटेल्स एनालिसिस डिस्कस करें, क्या है कि ये एल्गोरिथम अच्छा था, बेस्ट था, क्या था, कैसे था। तो उसका तरीकाकार जो है सिंपल है। द सेलेक्टेड एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई सी एक लैंग्वेज उठा के उसको इम्प्लीमेंट कर दें। दिस इज देन एग्जीक्यूटेड ऑन अ टारगेटेड कंप्यूटर मशीन। इन दिस एनालिसिस एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स लाइक रनिंग टाइम, स्पेस रिक्वायर्ड आर कलेक्टेड। तो उससे हम फ़ौरन से चेक कर सकते हैं कि कितनी स्पेस इसने गेट की है और कितना टाइम इसने कंज्यूम किया है एग्जीक्यूट होने में। तो ये प्रियोरी एनालिसिस, पोस्टीरियर एनालिसिस, ये हमारी एक डिस्कशन थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक मेन और बहुत कह लें कि अहम टॉपिक है, वो है एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। और फिर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के भी तरीकाकार है, वो भी डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर है। मैथमेटिक्स इसमें कुछ इन्वॉल्व है। उस मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करना और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कैलकुलेट करना और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना, कैलकुलेट करना, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन है। उसके लिए जो है नेक्स्ट मेरा लेक्चर अपलोड होगा, उसको आप देखें। और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए और नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आ सके। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। देखते रहें आसान ट्यूटोरियल।